अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद अफसरों के शो ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मोहम्मदा हांसी और मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब। तो सबसे पहले अमरीकी करारदाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका पहले अपने इलेक्शन शफाफ बनाए, अमरीकी करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमरीका को हमारी अंदरूनी मामलात में मदाखलत का कोई हक नहीं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया हसन साहब कि हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय इस पे क्या होनी है जी कि पहले तो बात यह है कि तारीख समझ लें अपनी और अमेरिका के ताल्लुक की। पाकिस्तान बनने के बाद एक ऑफ़र सोवियत यूनियन की तरफ से थी। उन्होंने इनको को बुलाया नहीं था, कोई इनविटेशन ही दिया था, ये उनको छोड़ के उधर भागे। उसके बाद फिर एक ज़माने में गंदम की भीख लेते रहे उनसे। 2 हाथ होते थे, मुझे आज भी याद है, वाज अ स्कूल गोइंग किड। एक पे अमेरिकन फ्लैग, एक के कफ पे होता था, एक पे पाकिस्तानी। तो उस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन भाई भाई थे। जैसे आजकल माशाल्लाह चाइना के साथ हमारी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची है और समुद्रों से गहरी है और शहद से मीठी है, तब ये थी। अच्छा, अगला एक लंबी छलांग मार के आगे चलते हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान जो तकरीबन 10 साल हुक्मरान रहे, उनकी किताब देखो आप, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो आपको पता लग जाएगा डे 1 से आपका उनके साथ ताल्लुक़ किस नौइयत का था। फिर तो एक अमेरिकन सेनेटर ने यहाँ तक कहा पाकिस्तानियों के बारे में, मैं पूरी बात नहीं कर सकता, कि पाकिस्तानी तो फलां को भी बेच सकते हैं डॉलरों के लिए। अच्छा, ये सारी किस्सा कहानी ये ज़बानी जमा खर्च है। ज़ाहिर है इस तरह की करारदाद के बाद लोगों को पैसिफाई करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए, उनको थपकी देने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बात तो बनती है, कर लेंगे, सॉफ्ट सी होगी, नरमा नरम होगी। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये पिल्डैट के सरबराह हैं बिलाल, उन्होंने भी कहा है कि ये कूज़े में दरिया बंद कर दिया है ये बिलाल साहब ने, कि हमारी करारदाद कमज़ोर होगी, यानी एक कपकपाती हुई, कांपती हुई, लरसती हुई। अच्छा, अब विद दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री हम आज कहाँ खड़े? एक और बात याद रखना, एक ज़माने में भीख में हमें, खैरात में हमें ये सैनिटरी का सामान मिला करता था। ईस्ट पाकिस्तानीज़ के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमें भी थोड़ा सा दे दो, और पाकिस्तान के जो मच्छंदर थे, MNAs MPAs, बड़े बड़े गाटों और तोंदों वाले, उन्होंने मजाक उड़ाया। और ये कहाँ से मैंने ये पढ़ा है, वो है कुदरतुल्लाह शहाब की किताब, उनकी आप बीती है, वो आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जिसने ये हवाई छोड़ी है कि वो हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं, वो 100% दुरुस्त है। अमेरिकन ने एक एकेडमिक सी बात की है, उनको एग्जैक्टली नहीं पता। जमहूर तो मरा हुआ है, जमहूर कहते हैं अवाम को, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना। एक हमें वो टॉफी अल्लामा इकबाल साहब ने खुशखबरी सुनाई थी, सुल्तानी जमहूर का। जमहूर का क्या हाल है? न रोटी है, न रोजगार है, न साफ पानी है, न तालीम है, ना इल्म है, ना इलाज है। जमहूरियत, अमेरिकन को इस बात का अंदाजा नहीं। ये इन्होंने जो ताना दिया ना, पहले अपने ठीक करा ले, और सुपर पावर बने हैं। तो हमारे यहां तो स्वीपिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की है, वो तो भांत भांत का जानवर है वहां अमेरिका में। इट इज अ नेशन ऑफ नेशंस, मेल्टिंग पॉट है वो दुनिया का। अमेरिकन तो है ही कोई नहीं, कोई शय है ही नहीं। कोई स्पेनिश अमेरिकन है, कोई स्कॉटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन अमेरिकन है, कोई इटालियन अमेरिकन है, कोई चाइनीज अमेरिकन है। उन्होंने कौम बनाई। आप जैसे इलेक्शन करा रहे होते अगर, तो वो सुपर पावर बनते, वो एक दूसरे की गर्दनें काट देते। तो बात करने से पहले या ये नाबलद हैं, ये तारीख से वाकिफ नहीं हैं, या ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनको नहीं अंदाजा होगा पूरी तरह, अच्छी तरह नहीं होगा कि हमारे यहाँ जमहूरियत में झुर्लू झुरला, ठप्पे पे ठप्पा, धौंस धांधली, वोट छीनना, चुराना, आरओस का इलेक्शन, आरटीएस का इलेक्शन, भाई ये हमारे यहाँ तो
एक इलेक्शन हुआ था सीधा साधा, मुल्क दो लख्त हो गया। और हम इतने रोमांटिक लोग हैं, हम कहते हैं क़यामत तक रहने के लिए बना है, करतूतें अपनी तब्दील नहीं करते। अच्छा, तो भाई वो वाकई उन्होंने किताबी निसाबी बात कर दी है। सो इट्स अ ह्यूज एंड हॉरेबल पैकेज जो उन्होंने करारदाद, और जिस भारी अक्सरियत के साथ वो करारदाद मंजूर हुई है, इट इंडिकेट्स अ लॉट। मैंने इस पे क्या तबसरा करना है भाई, हम सब लोग वाकिफ नहीं हैं इस बात से। कैसा एक अजीबो गरीब मुल्क है। जब से मैंने होश संभाला है, 2-3 खानदानों के अलावा बंदा ही कोई नहीं, बाकी जो हैं इनके नायबीन है। ओए अवाम का कोई रौला नहीं है। ये वो तबकात हैं जिन्होंने कोई कभी ढंग का आदमी पैदा नहीं किया, ना को बड़ा पेंटर, ना को बड़ा शायर, ना को बड़ा अदीब, ना को बड़ा साइंटिस्ट, ना को बड़ा डॉक्टर, ना को बड़ा इंजीनियर। ये पैदा होते हैं असेंबलीज में जाने के लिए। नतीजा देखो, बात सुनो, सारी बातें एक तरफ रख के हमें यह सोचना चाहिए कि 76 साल के बाद ये मुल्क जितनी कुर्बानियां और ये और वो, कायद तो लीड कर रहे थे ना, कुर्बानियां तो लोगों ने दी। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं 14 अगस्त जब आती है तो एक दो फुटेज वो जो चलती है टीवी पे, नंगे बच्चे भूखे गड्ढों के ऊपर बैठे हैं, पुरसाने हाल कोई नहीं, पूरे का पूरा मॉब भूखा नंगा, उजड़े हुए चेहरे, किसी के पीछे औलादें रह गईं, किसी की बच्चियां रह गईं, किसी के बेटे करपानों पे चढ़ा दिए गए। ये करके 76 साल बाद आप खड़े कहाँ हो? इसलिए छोड़ो, ये हम वो करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें किसी भी चीज से नहीं पड़ता। हमने तो कशकोल उठाते हुए फर्क नहीं पड़ता। हमारा वजीर आजम खुद कहता है कि नाक से लकीरें। और बात सुनो, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है अमेरिका से और भीख मांगनी IMF से। IMF को कभी समझो, सोचो ये है क्या? एक इशारा तो फारिग। लेकिन बहरहाल इसी तरह के लोग हैं, बड़के बुड़के मारते रहते हैं, चांद तोड़ लाएंगे तो तारे तोड़ लाएंगे तो फलाना करेंगे। कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये देखने वाली बात है, वो आप देख लो। हसन साहब आगे चलते हैं। कौमी अखबार के फ्रंट पेज पर 2 तस्वीर साइड बाय साइड पब्लिश हुई, एक का ताल्लुक इस्लामाबाद और दूसरी का न्यू दिल्ली से है। आपने भी ये तस्वीर ज़रूर देखी होंगी, इस पे आपकी क्या राय है? देखें, एक तस्वीर अच्छी लगी देर के बाद। शहबाज शरीफ बड़े प्लेजेंट मूड में असद कैसर और उमर यूब से मिल रहे हैं और उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट है। दूसरी तस्वीर है भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। ये दोनों दे इंडिकेट मैच्योरिटी। यही होना चाहिए। ये तमाशबीनी, ये कबायली जंग बंद करो। ये डेगर्स ड्रॉन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को, माँ है हिंदुस्तान की, हमारी तो माँ के टुकटे ही बहुत हो गए ना मुस्लिम लीग के, तो कांग्रेस जो है उसको तो तकरीबन फारिग कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब ग्रेसफुल तरीके से वहाँ कोई फॉर्म 47 का चर्चा नहीं सुना हमने, करने के बाद वो हाथ में ला रहे हैं। इधर हमारे यहाँ भी ये कोशिश हो रही है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो PTI को आई डोंट नो मुज़ाकरात नहीं करने, ये फेक होंगे, ये झूठे होंगे, बस सारा कुछ ही मैं मान लेता हूँ। तो हुजूर के तो मुज़ाकरात कुफ़ार मक्का के साथ भी जारी रहे थे। सुलह हुदैबिया क्या है? और एक बात याद रखना, बायकॉट करना 2, 4, 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक नहीं है। इनके साथ मुकालमा रखो आप। जैसे भी हैं, बदतरीन लोग हैं। जितने वोट आप कह रहे हो, या नॉर्मली एक तासुर है कि इनको मिला मुला कख नहीं को, 10-20 सीटें तो जेन्युइन होंगी ना इनके पास। बायकॉट करने का हक सिर्फ अवाम के पास है। उनको जलील मत करो। अवाम कैसे बायकॉट करें इनको? वो दुत्कारें इनको वोट ना देकर। चलो ये हो गई धांधली। इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये आखिरी इलेक्शन है? अल्लाह माफ करे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के? नहीं,
इनको कोई कबूल नहीं रहा, उनकी हैसियत कोई नहीं है, उनके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है। मज़ाकरात देखो रिचर्ड द लायन हार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान भी होते रहे। अबू सुफियान एक बार पहुंच गया था मदीना, को उसको धक्के मार कर निकाल दिया था? नहीं। सुलह हुदैबिया क्या है? मज़ाकरात का दरवाज़ा। आप उनको चोर समझो, डाकू समझो, जो भी समझो, थोड़ा सही कम सही जितना सही वोट लेके आए हैं ना, उनके साथ बायकॉट करें अवाम। ये होनी चाहिए आपकी पॉलिसी। आप लोगों को एड्रेस करें कि हम इनके साथ मकालमा कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड आवर पीपल। वी डोंट ट्रस्ट देम। बात हम कर रहे हैं, अगर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो ठीक है, वरना पहली अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटी होगी उसमें इनको वाइप आउट कर दो। ये 47 वाला जो खाता है, इसको मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बायकॉट करना मकालमे का, मज़ाकरात का, ये कोई हेल्दी और कोई मैच्योर बात नहीं है। रवैया वही है जो राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी साहब का, या जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और असद कैसर जैसे मिल रहे थे। अच्छा लगा, आके चलो बस करो यार, तुम्हारी नफरतों की कीमत अवाम दे रहे हैं और शायद बात इस बुरी तरह हाथ से निकल जाए। अभी तो एक मुहावरा है कि डुले हैं बेरांदा कुछ नहीं गया, बेर समेटे जा सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ही उलट गया वो फिर समेटा नहीं जाना। दोनों तस्वीरें मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। जी हसन साहब, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, दूसरी जानिब इनके एक सियासी मशीर कह रहे हैं कि कोशिश होगी बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए, बाहर ना आने दिया जाए, मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक अहमकाना बात है। उसको अंदर रख के स्टेबिलिटी आ गई है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो दराजी उम्र के लिए दुआ कहूं, समथिंग गोज रॉन्ग, फिर क्या होगा भाई? अंदर रख के स्टेबिलिटी है मुल्क में? नफरत है जो बढ़ती जा रही है, फासले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, रस्साकशी है जो बढ़ती जा रही है, इख्तलाफात हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, खलीज बढ़ती जा रही है, या तो इससे कमी आ रही हो। तो ये तो एक फजूल बात है कि वो अंदर रखने से। 1947 को बनने वाला मुल्क फॉर्म 47 तक पहुंच गया है। अब इससे आगे कहां जाएगा अल्लाह ही बेहतर जाने। जाली डिग्रियों से लेके जाली नौकरियों तक, जाली दवाओं से लेके जाली ग़िज़ाओं तक, जाली सियासत से लेके जाली जमहूरियत तक, कुछ असली छोड़ा हमने। अब उसको अंदर रखो बाहर रखो, नहीं होता इस तरह। लेकिन ये करके देख लें, इनकी जो क्लास है, इनका जो कैलिबर है, इनका जो विजन है, उसी के मुताबिक करेंगे जो कुछ करेंगे। और उसके बारे में मुझे डे वन से शक है। जी, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कौम को इससे गर्ज नहीं कि कौन जेल में है और कौन जेल जाएगा, इनका असल मसला रोटी कपड़ा मकान है। बिलावल का ये जो स्टेटमेंट है ये एतराफ़ जुर्म है, बल्कि एतराफ़ गुनाह है। कितनी पुरानी, कितने अशरे पुरानी कहानी है, कितना कदीम स्लोगन है इनके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो का। ये आज रोटी गायब हो गई है, कपड़ा तन पे नहीं है, मकान का तो एक शरीफ आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी अपने ज़ाती घर का तस्वुर ही नहीं कर सकता। तो ये कौन है? इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रहने वाले पार्टीज़ में से पीपल्स पार्टी है, शायद सर फहरिस्त है। मुझे कोई ये बता दे कि ये मेरे किसी रिश्तेदार ने करना सी? बिलावल साहब, नाने के नारे की लाज आपने नहीं रखी। मिसाके जमहूरियत साहब, यू आर अ पार्टी। ये जो कुछ हुआ है, देखो इस बयान के चेहरे पे चेचक के दाग हैं। बात उसने ठीक की है, बाकी के अवाम को इससे गर्ज नहीं कौन जेल में है, वाह है।
तो आवाम को इससे भी गर्ज नहीं होनी चाहिए कि कौन फांसी चढ़ा दिया गया, कौन मासूम था और कत्ल कर दिया गया, अदालती कत्ल, जुडिशियल मर्डर कहते हैं भुट्टो की फांसी को। अवाम का आज भी कंसर्न है, इसीलिए तुम जिंदा हो, वरना गड़ी खुदा बख्श पे मेले नहीं सन्नाटे होते। अवाम का कंसर्न है, सो ये भी अवाम का कंसर्न है कि कौन जेल में है, कौन फांसी घाट पे। ये बात बोगस, लेकिन दूसरी एतराफ़ गुनाह एतराफ़ जुर्म है। ये असल मसला रोटी कपड़ा मकान बात तो वही है। रियासत होगी माँ के जैसी। ये मेरे बहुत प्यारे काबिल एहतराम भाइयों की तरह हैं इक़्तिदार हसन। जब उन्होंने वो जो रेस्टोरेशन थी, वो पता नहीं चीफ जस्टिस क्या बनाम कोयटा के थे, उनके लिए जब वो लड़ाई लड़ रहे थे जद्दोजहद, तो उस ज़माने में इक़्तिदार हसन गाया करते थे, एक नज़म सुनाया करते थे, रियासत होगी माँ के जैसे। तो मैंने एक बड़ा जहरीला कॉलम लिखा कि नहीं, सिर्फ एक चेहरा तब्दील होने से ये मुमकिन नहीं है, ये रियासत होगी सौतेली माँ के जैसी। बात तो आ गई। और आप अंदाजा लगाओ को पता नहीं 40-45, मुझे तो साल सूल नहीं याद रहते, भुट्टो ने ये नारा बेचा इस मुल्क में इक़्तिदार में आए। और इसका एक और पहलू देखो, जिसने ये नारा दिया था उसे फांसी दी गई। अब सुनाओ, अब ये नारा बिलावल उठा रहा है, अल्लाह इसको अपनी अमान में रखे। सो कुछ नहीं है। और ये बात बोगस है कि ये लोगों का जो कौन जेल में है और कौन जेल से बाहर है, बिल्कुल नहीं। कौन तख्तादार पे है, कौन इक़्तिदार में है, कौन गासिब है, कौन मेरिट पे है, ये अवाम का कंसर्न होता है। अवाम अगर कमज़ोर हों या कोई डीएनए का नक्स हो या अभी उनका वो सैचुरेशन पॉइंट ना आया हो जहां वो फिर फट पड़ते हैं, सब कुछ हाथ से निकल जाता है। फ्रेंचीज़ के बारे में भी कहा करते थे ये तो हमें बीजड़ों की कौम है और फलाना है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने खुदा की पना, वो जो सो कॉल्ड इनकलाबी थे वो लोगों के हाथ देखते थे, जिसके हाथ नरम होते थे वो हाथ काट देते थे कि ये मेहनत कश नहीं है। इतनी नफरत उनके अंदर भर गई थी। सो जितना ज़्यादा ये इस तरह का मामला फैलता जाएगा उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा लीथल होता जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में, उसमें आप भरते जाओगे तो फिर जितना होगा फिर वो जो फटेगा तो देखेंगे। चलो जी, ठीक है हसन साहब, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक हसन साहब। शेख रशीद ने कहा कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। इसका बैकग्राउंड टैक्सेस के इजाफे के खिलाफ अवामी प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर धावा। 23 हलाकतों के बाद सदर ने मालियाती बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया और बिल वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिरे जारी हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सादी है, तंग आमद बजंग आमद। अपना अपना मिजाज होता है, अपनी अपनी किस्म होती है, अपना अपना डीएनए होता है। किसी का जल्दी आ जाता है, कोई प्रेशर कुकर की अगर वो कमज़ोर हो वो जल्दी फट जाएगा। जिसकी ज़रा धात मजबूत हो या ढीठ हो या बेशर्म हो या बेहया हो वो देर से फटेगा। फटना तो है उसने। वजह क्या है इसकी? सादी। देखो 2-3-4 मुहावरे हैं। वो एक तो अभी मैंने कहा ना, तंग आमद बजंग आमद। एक कहते हैं कि बिल्ली बड़ा हार्मलेस मासूम सा क्यूट सा छोटा सा एक जानवर है, उस पर भी अगर रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाजे सारा कुछ बंद कर दो तो बिल्ली भी फिर एक आखिरी अटैम्प्ट तो करती है। तो अवाम बहरहाल बिल्ली से तो तगड़े ही होते हैं। अच्छा, फिर एक और मुहावरा है, लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका। अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, आखिरी तिनका कौन सी चीज़ आखिरी तिनका साबित होगी मैं नहीं जानता। और लेकिन खौफज़दा मैं इतना मुल्की हालात से खौफज़दा मैं कभी भी नहीं हुआ था। उसकी एक शायद वजह यह है कि जैसे जैसे आपका फ़हम बढ़ता है या उम्र बढ़ती है तो उसी तरह के फिर खौफ ज़्यादा आपको। मुझे इस दिन से जो शेख रशीद ने कहा है कि केनिया की फ़िल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है, तो बिल्कुल दोहराई जा सकती है। देयर इज़ अ लिमिट। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता, आई कांट प्रेडिक्ट।
लेकिन इसी शेख रशीद का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वो बिलबिला उठा है अपने बिजली के बिल पे, और मेरी तो 5 बंदों की फैमिली है, उसके बिल से भी दुगना है। Ours is a family of only 5 people, उससे दुगना। तो एक हद होती है, यहां को बंदा छोड़ जाएगा या फिर तोड़ जाएगा, या तोड़ देगा या खुद टूट जाएगा, कोई इस तरह का ही होगा। लॉजिकल एंड तो इसका मुझे यही लगता है। जी, कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक और जरताज गुल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जरताज गुल ने ऐवान में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, और अयाज सादिक साहब ने जवाब दिया, मैं किसी खातून की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। अयाज सादिक एक बहुत स्वीट, पढ़ा लिखा, नफीस, ख़ानदानी आदमी है। वेरी फ्यू पीपल नून लीग में, फ्यू पीपल, चले वेरी फ्यू नहीं कहते, अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह अच्छी से अच्छी जमात में बुरे लोग भी होते हैं, इस तरह बुरी से बुरी पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं। अयाज सादिक इज़ वन ऑफ दम। लेकिन अयाज सादिक का जवाब बहुत ही कमज़ोर है। पता नहीं किस मूड में ये बात कर दी, या शरारतन की हो शायद। उसकी वजह है कि पार्लियामेंट में औरत या मर्द जेंडर जूंडर नहीं होता, रुकने असेंबली होता है, कानून साजी की मशीनें होती हैं। वो औरत और मर्द नहीं होते। उनको इन टर्म्स ऑफ ये जेंडर वगैरह देखना, तो उसके तो फिर आंखों में आंखें डाल के बात करो। या शायद एक वजह ये हो कि अयाज सादिक, इस बीबी के जो भी आपने नाम लिया है, उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत ही न रखता। ये भी याद रखना एक ख़ानदानी आदमी की अलामत होती है। वो ढीठ नहीं होता, मजबूर हो सकता है, ढीठ नहीं होता, बेशर्म नहीं होता। बिल्कुल जो आंखों में आंखें डाल के रंगे हाथों पकड़े जाने वाले भी मुकर जाते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है तो उसने आड़ ली हो कि मैं किसी खातून की आंखों में आंखें डाल के, हालांकि कोई नहीं, बंदा आंखों में आंखें डाल के वो खातून है ही नहीं। वो तो असेंबली की एक पार्लियामेंट की एक रुकन का एक रुकन है। लेट्स पुट इट दिस वे, अ मशीन, कानून साजी की मशीनें हैं ये। इनके कोई जेंडर्स नहीं है, ना ये मर्द हैं, ना औरत हैं, ना ये ट्रांसजेंडर्स हैं। कमज़ोर जवाब, बंदा बहुत उम्दा। हसन साहब, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक हसन साहब। साबिक वफाकी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्बास अफरीदी ने पार्टी छोड़ दी, जबकि अमीर जमाते इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, देखो बेटा, भाई सिर्फ अब्बास अफरीदी या जो भी इनका नाम है, सिर्फ उन्होंने छोड़ी है। मोहम्मद ज़ुबैर, शाहिद खाकान अब्बासी जैसा, और सारे बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल, आसिफ करमानी, ये सारे के सारे। और एक बात याद रखना, बॉर्डर लाइन केसेस हैं, आई कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स। इतनी उम्र हो गई है कि समझ आ जाती है बात, बैन सतूर चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो मौके की ताक में हैं, इंतज़ार में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही वो जाएं कहाँ। बॉर्डर लाइन केसेस की इंतहा है, जिसका कोई बनता संवरता उसको नज़र आ रहा है वो छोड़ रहा है। यहाँ जो बहुत ज़्यादा ज़रा तेज़ मिजाज के हैं वो छोड़ गए हैं, जो ज़्यादा अदरवाइज इनकी टोन्स बता रही हैं। और देखो, जिस पार्टी को वोटर धुतकार दे और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों? ढीठ होता है पॉलिटिशियन, वैसे ही एम्बिशियस होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन ये सारी सूरत हाल, ये सवाल मुझसे करते वक्त आपको जहन में रखना चाहिए था कि मैं 2-2.5 साल से एक बात कर रहा हूँ कि नून लीग बर्फ का वो ब्लॉक है जो जून जुलाई के महीने में तपती रेत पे पड़ा है।
उसके बाद मैंने इसको तब्दील किया स्टेटमेंट को और कहा अब ये पिघल चुका है, कोई वाली वारस नहीं है और ब्लफ कॉल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को मैं एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, वो निकल रहे हैं कि ज़रा वो एक्टिविटी करने के लिए, इसका नतीजा कख नहीं निकलना सिवाय इसके कि ब्लफ कॉल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे फर्क हो जाएंगे आप। नून लीग ख़त्म हो रही है, ये हाफिज़ नईमुर रहमान का शुबा इतलात मुझे ढीला लगता है। नून लीग ख़त्म हो रही है, क्या मतलब है इसका? ये तो ख़त्म हो चुकी है, हक़ाइक़ तो यही है। कितनी देर तक झुटलाए जा सकते हैं, रियलिटी तो यही है। तो हो नहीं रही, हो चुकी है। बाकी अगर वो एक सीनियर रहनुमा ने छोड़ा तो बाकी थोड़े। ये जो मैंने अभी जो अब्बासी जो थे वो साबिक़ वज़ीर आज़म, एक अच्छा बंदा, छोड़ छाड़ जाएंगे लोग। और भी इस वक्त भी लोगों का स्टेट ऑफ माइंड यही है और बहुत से लोगों का, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही जाए कहाँ। उसमें उबाला है, सैलाब है पीटीआई में, वहाँ भांत भांत का जानवर वहाँ घुसा हुआ है। पीपल्स पार्टी का जो है वो कन्फाइंड टू सिंध वगैरह, और क्या है। तो इनके पास ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए कुछ लोग रुके हुए हैं और कुछ नहीं है, खासी बड़ी तादाद में। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 173 सिटीज़ हैं, जिसमें से कराची 169 नंबर पर आता है, यानी बॉटम से 4th नंबर पे। पहले नंबर पर वियना, दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख। इस पे आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैंने इस बारे में क्या कहना है, थोड़ी सी वजाहत है ताकि हमारा आम जो व्यूअर है वो समझ सके कि दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 171 शहरों में पाकिस्तान का एक शहर, वो भी कराची, 169वें नंबर पे। हालांकि कराची वाले इसके साथ एग्री नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि पैरामीटर्स क्या थे इस यूनिट ने जिसने ये सारा कुछ किया है। जाहिर है वो दयानतदार लोग हैं, वो इस तरह डंडियाँ नहीं मारते कदम कदम पे, ना वो होच्छे हैं ना वो छिछोरे हैं कि इस तरह की हरकत भी करें जो साफ पकड़ी जाए। उनके पास कोई रीज़न लॉजिक होगी, मैं नहीं जानता। पैरामीटर्स क्या है मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। कराची के तो मुझे तो चंद दोस्तों ने ये बात की, को तो मैं नाम ले देता हूँ कि चंद पॉश एरियाज़ को छोड़ के गंदगी गलाजत के ढेर, सड़कें तबाह हाल, उबलते हुए गंदे नाले और गटर, ऊपर से रात चलते डकैतियाँ। अखबारात में पढ़ते नहीं, लेकिन कमाल है कि निचली तरफ से 4था नंबर है हमारा। आगे चलते हैं। तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा घुटने के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सैकड़ों पैरोकार अपने रूहानी पेशवा की एक झलक देखने को जमा हो गए। देखो, अपना अकीदा हर एक को प्यारा होता है। अकीदा चीज़ ही ऐसी है, ये अकल से मावरा चीज़ है। लेकिन सारी दुनिया के इंसानों को और ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों को ये अल्लामा हो या लामा हो, तकलीफ होती है तो वहां क्या है तुम्हारे पल्ले? लामे और अल्लामे बातें सुन लो, अपने पल्ले कख नहीं। हथियार भी उनके, औजार भी उनके, दवाएं भी उनकी, गब्तो गजाएं भी उनकी। तो ये महज़ब दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया ने इल्म, अक्ल और इलाज हर चीज़ का ठेका लिया हुआ है। उसके बारे में हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बजाय इसके कि उनको झंझोड़ें, उनको एहसास दिलाएं, लेकिन हम चाहते हैं ये मुर्दा रहें। हम जिंदा कौम हैं का नारा लगा के इसलिए ताकि ये मुर्दा रहें। इनके अंदर कोई आग ना पॉजिटिव आग नेगेटिव ही नहीं होती। जिस तरह एटमी ताकत उसका तो इस्तेमाल है, हथियार का भी डाकू के पास हो और है, हथियार ही होते हैं ना जो ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल, डॉक्टर के पास हो तो वो और है, डाकू के पास हो तो वही निश्चर कोई और काम आएगा। सो बुनियादी तौर पे सोचना इसमें ये है, मैनहट्टन के बाहर अगर इकट्ठे हो गया रूहानी पेशवा देखने तो रूहानी पेशवे देखते रहो, लेकिन जो असली तस्वीर है अपनी वो भी देखो। मुझे ऑब्वियसली मुझे दलाई लामा इन लोगों के साथ मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तो ठीक है, दलाई लामा साहब को दर्शन करते रहे उनके बैठ के, हम थोड़े दर्शन करते हैं सुबह दोपहर शाम, कैसा कैसा चेहरा होता है।
कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, कैसे कैसे हुलिये होते हैं उनके। दर्शनों से पेट भरो, रिक्कत आमेज दुआएं, गिरिया उदारी, क्या है ये? आमाल देखो, वरना यही कुछ होगा। चलें आप। ठीक है हसन साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।